Shikshanshu, welcome to the channel. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे, इतना हमको पता है। फिर भी पूछ लिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, है ना। नाम है उसका क्या? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये है इस चैप्टर का नाम। रिसोर्सेज मतलब संसाधन और विकास, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। उससे पहले गांधी जी का एक कोट्स हम पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने क्या बोला था रिसोर्स के बारे में कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब कि इतना संसाधन जरूर मौजूद है दुनिया में, हाँ, हमारे धरती के पास, जिससे दुनिया के जितने भी लोग हैं सबका जरूरत पूरा हो सकता है, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही गहरा बात है, ये बहुत ही गहरा बात है, बहुत ही डीप बात है ये। कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो जरूरत होता है ना, जो आपका जरूरत होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। जरूरत जो होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, और जो आपका लालच होता है ना वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है। और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का कोई अंत नहीं होता है, इसी तरह लालच का भी कोई अंत नहीं होता है, समझ गए। इसलिए गांधी जी ने बोला था कि ये जरूरत आपका पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालच आपका पूरा नहीं किया जा सकता है, समझ गए। अब चलते हैं आगे, रिसोर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या है, सो देखें। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं संसाधन। तो संसाधन का ये मतलब समझ ले तो फिर हमको आधा रिसोर्स समझ में आ जाएगा कि रिसोर्स है क्या असल में। संसाधन का पहला चीज ये है कि समजोड़ साधन, मतलब सबके लिए बराबर साधन, है ना, सबके लिए बराबर साधन। और या फिर कह सकते हैं संसार का धन, मतलब जितने भी प्राणी हैं संसार में वो सबका धन है, उसको कहते हैं संसाधन, है ना। और इसी आधार पर हमको ये पता चल गया कि संसाधन का मतलब होता क्या है ना, संसाधन का मतलब होता क्या है उसके बारे में। और इस आधार पर हमको निकल गया डिफिनीशन संसाधन का, है ना, कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब हर वो चीज जो एक मानव की जरूरत को पूरा कर सकता है ना, और वो तकनीकी रूप से निकालने लायक हो, हाँ, ज़्यादा महंगा भी ना हो, अफोर्डेबल हो, और सांस्कृतिक रूप से वो एक्सेप्ट करने लायक हो, देन वो क्या होगा? रिसोर्स होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि रिसोर्स तो बहुत सारे चीज़ है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहा जा सकते। क्यों? क्योंकि एक सोर्स तब तक सोर्स ही रहेगा जब तक वो यूज में ना आए। जब वो यूज में आएगा तभी वो रिसोर्स होगा, समझ गए। अगर वो यूज में नहीं आ रहा है इट मीन्स कि वो रिसोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक सोर्स है कि हो सकता है, किया जा सकता है, बस इतना ही। जब तक हो रहा है वो रिसोर्स आ गया, समझ गए। तो ऐसा ये इसलिए है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी ना हो, हाँ, सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, देन वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। उसके बाद रिसोर्स बनता कैसे है? अभी बताया कि वो एक सोर्स है पहले, जब तक उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं बनेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, है ना, ये ट्रायंगल है आपका, तो ये तीनों के बीच का जो रिलेशन है, संबंध जो है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो क्या है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है इन सबका। इन सबका क्या है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंध। क्या कहते हैं? परस्पर संबंध। किसके किसके बीच में ये रिलेशन है? सबसे पहले हम ऊपर वाले जगह पर रखेंगे हम अपने नेचर को, जहां से हमको सोर्स मिलता है। हाँ, नेचर बोले तो प्रकृति, है ना। उसके बाद ये हम अगला जो हमारा होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, तकनीक, टेक्नोलॉजी होगा, तकनीक बोले तो तकनीक। और तीसरा जो होगा वो होगा इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संस्था, है ना।
इंस्टीट्यूशन। और इस तीनों के बीच में रिलेशन कौन बनाएगा? इस तीनों के बीच में रिलेशन कौन बनाएगा? रिलेशन बनाएगा आपका मानव। रिलेशन बनाएगा कौन? मानव। इस तीनों के बीच में कौन रिलेशन बनाएगा? मानव, है ना। इसको थोड़ा सा हम शादी वाले भाषा में समझते हैं, शादी के मैटर में। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये है लड़के वाले, है ना। टेक्नोलॉजी जो है सो लड़के वाले हैं। ये साहब जाएंगे, ये नेचर आपका बेटी वाला, लड़की वाला, ये जाएंगे इसका विदाई करा के ले आएंगे, विदाई करा के ले आएंगे। हाँ, और लाएंगे कहाँ? अपने घर पे लाएंगे ना, लड़के वाले के घर पे आएगा ना, तो इंस्टीट्यूशन वाला लड़का का घर। तो ये उठा के ले आए, इनको विदाई करा के एकदम इज्जत के साथ लाए कहाँ? इंस्टीट्यूशन, है ना, संस्था में लाए। और इस तीनों के बीच का मीडिएटर कौन था? शादी में एक अगुआ होता है ना। अगुआ कौन होता है? जो लड़की वाला को भी अच्छे से जानता है और लड़का वाला को भी अच्छे से जानता है। तो वो अगुआ कौन होगा? मानव। हाँ, बोले तो ह्यूमन, मानव, है ना। ये होगा अगुआ। ये इस तीनों के बीच का संबंध बनाएगा। अब क्या है, ये लड़के वाले गए यहाँ, लड़की वाले के पास विदाई करा के लाए। विदाई कराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब आया तो जो सोर्स लेके आए थे उससे हमको एक नया रिसोर्स मिला है। होता है ना ऐसा, शादी कराने के बाद एक नया प्रोडक्ट आता है ना, है ना। शादी कराने के बाद एक नया प्रोडक्ट आता है, तो नया प्रोडक्ट नहीं है, उसी को अच्छे से क्या कहते हैं उसको, मतलब यूज के करने के लायक बनाया गया है ना। अब जैसे इसको हम सिंपल सा एग्जांपल में लें कि जैसे यहाँ पे गोल्ड है, सोना, यहाँ पे है सोना, तो सोना तो अपने रॉ फॉर्म में है ना। अब उसको जरूरत के हिसाब से हम कैसे कहाँ पे ढालेंगे? अपने इंस्टीट्यूशन में, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे वहां पे, वहां से हम गोल्ड उठा के लाएंगे और वो क्या यहाँ पे जब लाएंगे तो उसको अपने जरूरत के हिसाब से ढालेंगे। हाँ, और ये करेगा कौन? ये करेगा मानव, है ना, क्योंकि मानव के पास इस तीनों का नॉलेज है, जानवर के पास नहीं है इसका नॉलेज, है ना। अब ऐसा तो नहीं, गोल्ड तो मिलियंस ऑफ ईयर से धरती पे है ना, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था पहले। क्या है, क्या कि वैलेंटाइन डे पर शेर तो शेरनी को गिफ्ट दे नहीं सकता है ना। अब ऐसा है कि जानवर जो है जानवर को गोल्ड से क्या लेना देना। और अभी हम पढ़े कि नीड को, जिसका नीड होगा उसी का सेटिस्फाई होना चाहिए। नीड किसका था? मानव का था, है ना। तो गोल्ड का नीड किसका था? मानव का। इसलिए उसने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपने हिसाब से उसको ढाल लिया। यह है आपका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इस तीनों के बीच का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है इस तीनों के बीच का। अब चलते हैं आगे, रिसोर्स के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि रिसोर्स क्या है ना। रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, मतलब बोले तो नेचुरल, और एक होता है मानव निर्मित। एक होता है क्या? मानव निर्मित। अब इस नेचुरल रिसोर्स में हमको दो चीज मिला, एक होता है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। रिन्यूएबल में क्या आता है? जो कंटिन्यू होते रहे, चाहे जिसका फ्लो बना रहे, जैसे विंड है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब कंटिन्यूअस है। ऐसा तो नहीं है ना कि सनलाइट जो है सो आप उसका सोलर एनर्जी आज निकाल लिए तो सनलाइट कल गुस्सा हो जाएगा, अरे बहुत कल तू हमसे एनर्जी ले लिया था, आज हम नहीं उगेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, वो फिर अपने तय समय पर फिर से उगेगा, है कि नहीं। क्या कि वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, वो अपने तय समय पर फिर से हो गया। वैसे सूरज तो कभी डूबता नहीं है ज्योग्राफी के हिसाब से। क्या होता है, धरती माँ जो है हमारी एक तरफ से पीठ छुपा के दूसरी तरफ ले जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं सूरज डूब गया। ऐसा डूबता नहीं है। हाँ, बाहुबली में हम लोग वो सुने भी हैं गाना, क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है ना। क्या कि जब डूबेगा ही नहीं तो निकलेगा क्या, है ना। तो वो डूबता नहीं, बस पृथ्वी जो है सो एक तरफ से दूसरी तरफ रोटेट हो जाती है, क्या कि वो अपने ऑर्बिट पे तो घूमती रहती है ना। तो इसीलिए तो ये सन है, सनलाइट है, उसके बाद वाटर, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस है, ये फ्लो है इसका। वाटर जैसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह वाटर के साथ है, वाटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग पानी पीते हैं, जो पानी बच जाता है कुल्ला करके फेंक देते हैं, है ना। तो फेंक देते तो कहाँ जाता है? वो धरती के नीचे ही जाता है ना। ऐसा तो नहीं ना कि क्या कहते हैं उसको वो यूनिवर्स में चला जाता है, नहीं जाता है, वो धरती के नीचे ही रहता है, लिथोस्फीयर में ही रहता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर भी जो है सो क्या है? रिन्यूएबल है। और इससे और दो चीज आता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और एक होता है वाइल्ड लाइफ,
है ना, एक है नेचुरल वेजिटेशन और एक है वाइल्ड लाइफ। सॉरी, ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आता है आपका बायोलॉजिकल से। हाँ, ये बायोलॉजिकल से आता है, समझ गए। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ से आता है? बायोलॉजिकल से। क्या कि बायोलॉजी क्या कहते हैं, ये जीव जंतु का चीज है, इसलिए ये प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन ये किस चीज से आता है? बायोलॉजिकल से आता है। अब चलते हैं नॉन रिन्यूएबल की तरफ, अनवीकरणीय की तरफ, जिसका जो रिन्यू नहीं हो सकता, जैसे रिसाइकेबल। हाँ, जो रिसाइकिल हो सकता है, जैसे आपके पास एक गोल्ड का फॉर्म है, अब उसको आपका मन हो तो अंगूठी बना लिए, फिर मन भर गया तो उसी का लॉकेट बना लो, बस लेकिन अमाउंट गोल्ड का उतना ही रहेगा, समझ गए। अमाउंट गोल्ड का उतना ही, वो सिर्फ रिसाइकल किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है आपके जरूरत के हिसाब से, लेकिन वो नया पैदा नहीं हो जाएगा। हाँ, और एक होता है नॉन रिसाइकेबल, जिसको किसी भी तरीके से रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता है, ना केमिकल प्रोसेस से, ना फिजिकल प्रोसेस से, ना बायोलॉजिकल प्रोसेस से, है ना। जैसे आपका फ्यूल, आप बाइक पर जब चढ़ते हैं, हाँ, तो ऐसा है कि कोई आदमी साइलेंसर में जो है सो लोटा लगा के चलता हो, है ना। जब आप बाइक पर चढ़ते हैं तो कोई आदमी साइलेंसर में लोटा लगा के चलता है, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये चीज जो है ना सो रिसाइकिल हो ही नहीं सकता, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। लिक्विड डलवाते हैं पेट्रोल मोटरसाइकिल की टंकी में, गैस बन के निकल जाता है, दिखबो नहीं करता। अगर मोबिल अच्छा से डाला रहे मोटरसाइकिल में तो दिखबो नहीं करता धुआं गया का, है ना। इसलिए ये नॉन रिसाइकेबल है। उसके बाद है मैन मेड, मानव निर्मित, मैन मेड, है ना, मानव निर्मित। देखो, मानव जो भी चीज बनाता है ना रिसोर्स में, जो भी रिसोर्स वो बनाता है, उसमें हेल्प जो है ना तो वो नेचुरल रिसोर्स का ही लेता है, उसमें हेल्प सिर्फ वो नेचुरल रिसोर्स का ही लेता है। बस इसके पास फायदा ये है कि ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है ना, ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि इस साहब के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। इस साहब के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या करता है वो? नेचुरल रिसोर्स को अपने यूजेबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, किसी चीज का इंस्टीट्यूशन बनाता है, रिसोर्स का क्वांटिटी कितना है, क्वालिटी कितना है, ये सब मानव ही देखता है। क्वालिटी कैसा है वो तो मानव ही देखता है, ह्यूमन ही देखता है। इसीलिए रिसोर्स दो तरीके के हुए, एक हुआ नेचुरल और एक होता है मैन मेड। अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पे। अब थोड़ा चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पे हम चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? मतलब रिसोर्स को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है ना, क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो मेरा कोई ना हो कि भी कुछ लगे। देखिए, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का वर्गीकरण, है ना। सबसे पहले आता है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आता है सबसे पहले क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर आपका 2 आएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितना आएगा? 2 आएगा। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन आएंगे? कौन कौन साहब हैं? थोड़ा आइए तो लाइन में। उत्पत्ति के आधार पर आपका 2 है। हाँ, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। क्या है? एक है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में जैव और इसको कहते हैं अजैव। जैव और अजैव, यह है बायोटिक और अबायोटिक। हमारे एनसीईआरटी में जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करें, है ना। उसके बाद है आपका, पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनीशन वाले प्रोसेस में चलेंगे। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी। इसके कितने हैं? इसके कितने टाइप हैं? इसके, इस भाई साहब के भी 2 टाइप हैं, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
ठीक ना। एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको फिर से स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग मार सकते हैं। हाँ, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है सो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में देखते हैं क्या है मैटर, क्या क्या साहब आते हैं, कौन कौन सा, मतलब कि मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन होंगे, है ना। मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन होंगे उसका देखते हैं। पहला तो आएगा जो हमारा खुद का है, पर्सनल। हाँ, जैसे हमारी कन्या, नहीं वो नहीं, जैसे अपना घर हुआ, अपना जमीन हुआ, ये सब पर्सनल है ना। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल, है ना। दूसरा है आपका पब्लिक, चाहे कम्युनिटी वाला कह सकते हैं, पब्लिक का हो या कम्युनिटी का हो, जो कह सकता है कह सकते हैं। एक होता है नेशनल और एक साहब आते हैं इंटरनेशनल। ये इतने तरीके के रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना हक के आधार पर इतने तरीके के हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कितने हैं, है ना, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितने हैं सो देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कितने कितने आएंगे। इसमें आपका पहला साहब कौन होंगे, पहले साहब होंगे आपके स्टॉक, दूसरे साहब होंगे रिजर्व, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डेवलप्ड और पोटेंशियल। डेवलप्ड और पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये इतने हैं। ये इतने हैं आपके डेवलपमेंट के आधार पे। हाँ, एक रिसोर्स होता है यूबिक्यूटस रिसोर्स, फिर आता है लोकलाइज्ड रिसोर्स, ये सब भी होता है। हाँ, जैसे यूबिक्यूटस रिसोर्स ऐसा होता है कि यूबिक्यूटस रिसोर्स को कहते हैं जो हर जगह मौजूद हो, जैसे पानी, जैसे भूमि, है ना, लैंड, ये सब हर जगह मौजूद है, इसलिए यह है यूबिक्यूटस रिसोर्स। वाटर जैसे जिसको कहते हैं। उसके बाद लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होता है कि ऐसा रिसोर्स जो पार्टिकुलर किसी एक ही जगह पर मिलता है, उसे कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर जगह खाने में ही मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मिल सकता है, नहीं मिलेगा, है ना। तो वो हुआ लोकलाइज्ड रिसोर्स। और यूबिक्यूटस रिसोर्स कौन हुआ, जो हर जगह मिले, उसको कहेंगे यूबिक्यूटस रिसोर्स। समझ में आ गया? इतना तक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहला था हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या, इसका डेफिनेशन क्या है आपका, बायोटिक। सबसे पहला है बायोटिक। इसको जो है सो डिफाइन नहीं करते, बस इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया था, क्या होगा। सबसे पहले क्या है इसमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये थोड़ा सा कैमरे से बाहर चला गया, इसको जो है फ्रेम से बाहर चला गया, इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। नहीं तो ऐसा करते हैं, नए पेज में ही लिखते हैं, छोड़िए, इतना हल्ला फसाद करने से ज़्यादा बेहतर है इसको नए पेज में ही लिखा जाए। इसको नए पेज में ही लिखते हैं, है ना। तो चलते हैं अब आगे बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स पे।
सबसे पहला था क्या, बायोटिक रिसोर्स था, बायोटिक रिसोर्स। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास ये जो है सो क्या होगा, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज लाइफ, इसके पास खुद का जीवन होता है ना, इट हैज लाइफ। पहला है ये नेचर से ऑब्टेन किया जाता है और दूसरा इसके पास लाइफ होता है। जैसे 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 क्या, जैसे 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 ये इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें, हाँ इसका एग्जाम्पल होगा कौन कौन, ह्यूमन होंगे, आदमी, इसके पास भी जीवन है ना। उसके बाद फॉरेस्ट होगा, एनिमल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी कहें, ये जिसके पास भी लाइफ हो, हाँ वो क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स। समझ गए, वो क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स। और दूसरा क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा है आपका अबायोटिक रिसोर्स, वो क्या है सो देखिए, इसका सेम उल्टा है, बायोटिक रिसोर्स का उल्टा है। ये साहब भी नेचर से ही लिए जाते हैं, इस साहब का भी नेचर से ही एक्सट्रैक्शन होता है, ये नेचर से ही लिए जाते हैं। इसमें भी लिखेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और दूसरा होगा इसका उल्टा, बायोटिक का उल्टा होगा, बायोटिक का उल्टा होगा इट डजंट हैव लाइफ, इट डजंट हैव लाइफ। इसके एग्जाम्पल में कौन आएंगे, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आ सकते हैं, सोचो आप लोग खुद। जिसके पास लाइफ ना हो, जैसे मेटल्स है ना, इसके पास लाइफ नहीं होता है, सांस लेता है मेटल, किसी का भी सोना का लॉकेट सांस ले रहा है गले में, नहीं लेता है ना। तो ये क्या कहते हैं, मेटल्स हो सकता है, उसके बाद एयर हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है, समझ गया, ETC। ये हो गया बायोटिक और अबायोटिक, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे है। दूसरा चलते हैं हम लोग कहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। तो पहला क्या है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में क्या होगा, ये भी साहब ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सब होगा, क्योंकि रिसोर्स ही है ना, तो नेचर से तो सब आएगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। हाँ, एंड इट, इसका जो ये होता है क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी जो होता है वो रिप्लेनिश वाला होता है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। हाँ, तो इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। हाँ, इसका एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे सो बताइए, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, मतलब कि नवीकरणीय, जिसका फिर से हम लोग यूज कर सकें, है ना। जैसे उसके बाद सनलाइट है, वाटर है, इसका वो क्या होता है, ये नवीकरणीय, ये फिर से यूजेबल है, ये फिर से यूज किया जा सकता है, हम फिर थोड़ी देर पहले ही बताए थे। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे सनलाइट, वाटर, ETC, है ना। ये इसका भी दो प्रॉपर्टी, ये भी नेचर से ऑब्टेन होता है और ये इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। दूसरा नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के साथ क्या है दिक्कत, इसके नाम से पता चलता है कि रिन्यू नहीं हो सकता, उसी को ना कहेंगे नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप, नॉन रिन्यूएबल और नवीकरणीय क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये रिसोर्स भी जो है सो नेचर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना, हाँ, उसमें काफ़ी लाखों साल लगे हैं,
उसके फॉर्म होने में लाखों साल लगे हैं, तो क्या होगा कि ये फिर से फॉर्म होने में फिर से ज़्यादा टाइम लेगा, रिप्लेनिश होने में फिर से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज कर लिए ये दोबारा यूज करने लायक नहीं होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इंफॉर्मेशन, इसके बनने में क्या होता है, ये लाखों साल लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है ना। और दूसरा क्या लिखेंगे इसका? दूसरा लिखेंगे इट कैन बी एग्जॉस्टेड, इट कैन बी एग्जॉस्टेड आफ्टर ए पार्टिकुलर टाइम, एक टाइम आने के बाद जो है सो इसको खत्म किया जा सकता है, खत्म हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। लेकिन पानी, सनलाइट, ये सब खत्म नहीं हो सकता है धरती पर से, लेकिन ये जो है सो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो सकता है, क्योंकि जब ही हम ज़्यादा यूज करने लगेंगे इसको, हाँ जब हम ज़्यादा यूज करने लगेंगे ये खत्म हो जाएगा। समझ गए? जैसे क्या है, जैसे जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं सो, हाँ एग्जाम्पल में क्या है इसको, तो फॉसिल फ्यूल्स, हाँ कोल ETC, हाँ मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो भी पेट्रोल डीजल ये लोग हम LPG जो सभी लेते हैं, हाँ जो सभी यूज करते हैं वो, या फिर कोयला, हाँ ये सब क्या है, ये बनने में तो काफ़ी लाखों साल लेता है, लेकिन इसके ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, रिसोर्स का डिप्लीशन कर रहे हैं, उसमें ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, हाँ इसके ख़त्म होने में ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। अब चलते हैं हम सब थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं किस बात पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर। सबसे पहले होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जिसका पार्टिकुलर हो, हाँ इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होगा, जो किसी एक का पार्टिकुलर रिसोर्स होगा, हाँ किसी एक आदमी का पर्सनल होगा, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इसको कहेंगे इट कैन बी ऑन्ड, इट कैन बी ऑन्ड बाय अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन है ना, इट कैन बी ऑन्ड बाय अ पार्टिकुलर पर्सन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे हाउसेस, पता है ना, कार, और क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना, ETC है ना, कुछ भी हो सकता है, हाउस होगा, कार होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, सो देखिए, चाहे पब्लिक रिसोर्स जो भी बोल सके, कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स ये क्या है, सो देखिए कम्युनिटी रिसोर्स को हम लोग कैसे कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्स को, इट कैन बी यूज्ड और owned by a number of members of that community, देखिए जब शहर में देखते होइएगा आप कि हर कॉलोनी के पास ना एक पार्क होता है ना, शहर में क्या होता है कि हर मोहल्ले वालों के पास एक पार्क होता है ना, और वहाँ पे उस कॉलोनी के सारे लोग जाते हैं खेलने कूदने घूमने फिरने, जो भी मन हो घूमने के लिए जाते हैं। वो किसी एक का नहीं है, वो पूरे के पूरे वहाँ के उस पूरे कॉलोनी का है
है ना। उसी तरह गांव सब में भी होता है कि फील्ड होता है, वहाँ पर सब लोग जाके खेल सकते हैं, है ना। तो ऐसे जगहों को क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। समझ गए, ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल अगर हमको देना हो तो पार्क्स हो गए, तालाब होता है, गांव में तालाब भी होता है, एटसेट्रा, है ना। पार्क हो गया, तालाब हो गया, ये सब जो है सो कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा। अब नेशनल रिसोर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। नेशनल रिसोर्स क्या होता है, नेशनल के नाम से पता चल रहा है कि नेशनल रिसोर्स हो क्या सकता है। नेशनल रिसोर्स क्या हो सकता है, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जिस पर सरकार का हक होगा वही होगा नेशनल रिसोर्स। जिस पर सरकार होगा, सरकार का हक होगा, वही होगा नेशनल रिसोर्स। मतलब इट बिलोंग्स टू अ नेशन, इट बिलोंग्स टू अ नेशन। ये पूरे राष्ट्र के लिए है, समझ गए, ये पूरे उस पार्टिकुलर उस पूरे देश के लिए होगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सोचो आप लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होगा वाटर रिसोर्सेज, वाटर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, इस पर सबका हक है। हाँ, पूरे देश का हक हो सकता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं सो क्या है, ये सब चीज़ें नेशनल रिसोर्स हैं, समझ गए। जिस पर सबका हक हो, उस पार्टिकुलर उस कंट्री के सब लोगों का सबका हक हो, उसको कहेंगे नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन, इसको हिंदी में कहते हैं हम। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, सॉरी, इंटरनेशनल रिसोर्स। ये रिसोर्स क्या होगा, ये रिसोर्स होगा कि एक पार्टिकुलर किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन किया जा रहा होगा, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है समुद्र, है ना। समुद्र का 200 नॉटिकल माइल तक, हाँ 200 नॉटिकल माइल के बाद क्या होगा कि उसके बाद का जो एरिया होता है वो इकोनॉमिक जोन में आ जाता है ना। वो क्या होता है, इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको कहते हैं। वो इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, वही है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स, है ना, वही है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। इसको जो है सो इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। इसको जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी लॉज और रेगुलेशंस, नियम कायदा कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इट इज रेगुलेटेड बाय, इसको कहेंगे इट इज रेगुलेटेड बाय regulated, it is regulated by international laws and regulations। जो भी उसके नियम कायदा कानून बनाए होंगे उसी के हिसाब से ये यूज किया जा सकता है ना। एक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा इससे जुड़ा हुआ, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसका क्या, वही अभी जो बताया ओशन वाला। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ओशन वाला कि ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, है ना। ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। देखो समुद्र में जो ये मेजर किया जाता है वो नॉटिकल माइल में होता है, इसलिए इसको ओशनिक जो भी समुद्र का रिसोर्स होगा जो 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल के बाद पड़ता हो वही आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वाला। अब लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे ये लास्ट है हमारा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला वो क्या था, उसमें सबसे पहला क्या था, उसमें सबसे पहला था पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज जो हमारे लिए मौजूद है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना इसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यूज तो किया जा रहा है, सिंपल समझिए इसको, यूज इसका हो रहा है, लेकिन जितना इसका ताकत है देने का, उतना हमारा हैसियत नहीं है लेने का, समझ गए, उतना हम ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसी को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि इसको कह सकते हैं ऐसा कि इट इज अवेलेबल इन अ रीजन, but not is fully used, but not is fully used as its potential, as its potential। हाँ, ये किसी न किसी पार्टिकुलर रीजन में है, लेकिन इसका पूरा का पूरा जितना इसका ताकत है उसके हिसाब से इसका यूज नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल रिसोर्स। हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो विंड एनर्जी गुजरात में है, गुजरात और राजस्थान के पास जो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, चाहे राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ पे जो है सो विंड एनर्जी बहुत तगड़ा पोटेंशियल है उसका, वहाँ का विंड एनर्जी का, लेकिन उतना हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का भी हम उसके पोटेंशियल के हिसाब से पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कारण से हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजिकल कारण हो सकता है, या अफोर्ड नहीं कर पा रहे उतना, ये भी हो सकता है कारण। हाँ, तो सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे विंड एनर्जी का भी यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसके पोटेंशियल यूज तो कर ही पा रहे हैं, लेकिन जितना इसका ताकत है देने का, उतना हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए। तो ये हुआ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अब जो है इसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स, है ना। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, इसको समझते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, तो देखिए देखो, ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में सर्वे किया जा चुका है, हाँ, उसका क्वालिटी भी हमको पता हो चुका है, कितने क्वांटिटी में है वो भी पता हो चुका है, और वो यूज भी किया जा रहा है, उसको कहते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स, समझ गए। तो इसको कहेंगे द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, वो सर्वे किया जा चुका है, which are surveyed and their quality and quantity are known। उसका हमको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमको पता है, वो पता कर चुके हैं हम, है ना। उसको कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है कोल माइंस, हाँ, ऑयल वेल्स जहाँ से तेल निकाला जाता है, ये सब जो है सो इसका एग्जांपल है। सिंपल समझिए इसको कि वह रिसोर्स जिसको सर्वे भी किया जा चुका है, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, क्वांटिटी कितना अच्छा है, वो भी हमको पता है, तो वो है एक रिसोर्स। वो कौन सा रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्स है, विकसित संसाधन है। समझ गए बात को, वो क्या है, विकसित संसाधन है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे वो है स्टॉक और स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स, हाँ, ये है। अब चलते हैं आगे स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स की तरफ। देखिए स्टॉक क्या होता है,
स्टॉक। सिंपल है, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि ये साहब जो हैं सो हमको हमारा जो नीड है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसको हम ले सकें, इसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, है ना। तो इसका कहेंगे डिफिनीशन क्या होगा, इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but we have not appropriate technology to gain it। हाँ देखिए, इसके पास जो है ये हमारा नीड सेटिस्फाई कर सकता है, ये स्टॉक जो है हमारा नीड सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं जिससे हमको उसको गेन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग स्टॉक रिसोर्स, है ना। उसको क्या कहते हैं, स्टॉक रिसोर्स। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है जियोथर्मल एनर्जी के बाद, हाइड्रोजन फ्यूल हो सकता है ना, हाइड्रोजन फ्यूल हो सकता है, और ईटीसी जो भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसका यूज हो सकता है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उसको गेन कर सकें, उसको हम ले नहीं सकते, ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, है ना। उसका आता है लास्ट, लास्ट है हमारा क्या, लास्ट है हमारा रिजर्व, लास्ट है हमारा रिजर्व। रिजर्व को हम सिंपल समझते हैं इस चीज से कि उसका जो है सो यूज जो है सो अभी तक पूरी तरह स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ लिमिटेड तरीके से ही उसका यूज कर रहे हैं, वही है आपका रिजर्व रिसोर्स। मतलब इसको डिफाइन करना हो तो वी हैव नॉट यूज्ड, इसको अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं कि इट हैज नॉट बीन फुल्ली यूज्ड, हाँ, और फुल्ली इन यूज, हाँ, इट इज यूज्ड इन लिमिटेड एक्सटिंक्ट, हाँ, एक लिमिटेड तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं रिजर्व रिसोर्स। जैसे डैम्स, हाँ, उस डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, हाँ, लेकिन वो उसका पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा है, हाँ, एक लिमिटेड तरीके से ही अभी इसका यूज किया जा रहा है। आगे भविष्य में क्या कहते हैं उसको, हम लोग थोड़ा उस पर अपना डिपेंडेंसी जो है सो उधर शिफ्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा किस पे हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग हैं थर्मल पावर पे, हाँ, कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो थर्मल पावर पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। हाँ, कुछ दिन पहले एक किसी राज्य के सीएम ने बोला था कि सरकार जो है सो डैम्स बना रही है, इससे क्या होगा कि पानी का क्या कहते हैं उसको ताकत कम हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उस पर जो है सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उस वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकाला जा रहा है उस पानी से, तो उस पानी का ताकत कम हो जाएगा। भाई अब नेता है, भारत का नेता कितना अच्छा होता है, कितना नॉलेजफुल होता है वो तो हमको पता ही है, हाँ भाई, उसको ये कौन समझाए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पानी का यूज नहीं होता है, पानी का फोर्स का यूज होता है, वाटर का यूज नहीं है उसमें, वाटर के फोर्स का यूज है ताकि उसका पिस्टन घूम सके, पिस्टन घूमता है फिर मोटर चलता है फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसमें पानी का यूज नहीं है, हाँ, उससे पानी के ताकत को कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं है, पानी का ताकत ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें सिर्फ पानी के फोर्स का यूज होता है, ना कि पानी के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का यूज होता है। वो सिर्फ फोर्स इसलिए यूज किया जाता है चलो उससे जो है सब पिस्टन घूमे तो फिर मोटर चलेगा। हाँ, एक मूवी आई थी स्वदेश, शाहरुख खान की मूवी थी वो, उसमें दिखाया गया एक पार्ट, एक गांव में पर्टिकुलर लाइट नहीं था, हाँ, तो वो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो है सो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक मूवी आई थी शायद स्वदेश नाम का ही शायद मूवी है, वो शाहरुख खान का मूवी है ना, तो उसमें है ऐसा ये दिखाया गया है, उसमें पानी के फोर्स का यूज होता है ना कि पानी का यूज होता है, पानी का जो फोर्स होता है उसका यूज होता है, समझ गए। तो इसको हम डिफाइन करें कैसे करें, रिजर्व
रिजर्व को हमको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सच रिसोर्सेज आर नॉट इन फुल्ली यूज, आर नॉट इन फुल्ली यूज, इट आर सॉरी, इसको इट का बदले इफ लिखा गया। इट इज यूज्ड इन अ लिमिटेड एक्सटेंट, इन अ लिमिटेड एक्सटिंक्ट, इट इज यूज्ड एंड इन अ लिमिटेड एक्सटिंक्ट, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा डैम्स, डैम्स कह सकते हैं आप, टाइडल एनर्जी कह सकते हैं, हाँ, यह भी लिमिटेड तरीके से ही यूज इसका किया जा रहा है, समझ गए इस सब चीज का। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जो है सो इतना तब तक पढ़िए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जो है सो इसको आप इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम हमेशा बताने के लिए हाजिर है। और डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का नोट्स भी दिया हुआ है, इसलिए नोट्स जो है सो डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो और एक भी मार्क्स का जो है सो आपके एग्जाम में ना छूटे। हाँ, हमारा यही एम है कि आपको एसएससी में नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी आए, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बना हो। इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि सिर्फ मार्क्स ही आए नॉलेज ना हो। मार्क्स के थ्योरी से हमको नहीं पढ़ना कि सिर्फ हमको मार्क्स ही लाना है, मार्क्स के साथ साथ हमको नॉलेज भी चाहिए हो, है ना। तो वो नॉलेज भी गेन करना है, और इसीलिए इसको जो है सो हमने इसको डिफाइन किया अच्छे से अलग अलग, हाँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा कौन रिसोर्स हो सकता है। वैसे क्लास 8 में जो है सो दिया गया था, लेकिन फिर से आप लोग को याद दिला दिए हैं कि ऐसा रिसोर्स है। अब हम चलते हैं, जब अगला क्लास में आएंगे तो हम पढ़ेंगे आगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉइल रिसोर्स आएगा, फिर लैंड यूटिलाइजेशन आएगा, अभी बहुत सारा टॉपिक इसमें बाकी है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा कर सकें। और फिर से बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है सो नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।